डीसी जनरेटर। ठीक है, आज मेरा दूसरा क्लास में डीसी जनरेटर के मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जनरेटर में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, किसके अनुसार ये पूरे बॉडी को कस करके तैयार किया जाता है, कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में मैं आपको टोटल बताऊंगा। जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है ये डीसी जनरेटर का मुख्य भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भाग होते हैं, लेकिन मुख्य भाग यही डीसी जनरेटर के होते हैं, जिसमें पहला भाग जो होता है योक कहा जाता है। योक यानी कि बॉडी। बॉडी का मतलब होता है कि जनरेटर के बाहरी आवरण जिसके अंदर पूरे पार्ट्स को स्थापित किया जाता है, उसे हम योक कहते हैं। योक के बाद दूसरे नंबर पर फीड पोल आता है। जो पहला वीडियो में मैंने बताया था कि फीड पोल क्या होता है। फीड पोल में क्या करते हैं कि जनरेटर में ये भी बताए थे कि मिनिमम 2 फीड पोल होते हैं, मैक्सिमम 8 तक होते हैं। ठीक है, जिस पर फीड वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। ये फीड पोल जो होता है लेमिनेटेड पत्ती को एक साथ लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। ठीक है, इस पर फीड वाइंडिंग को स्थापित करते हैं, जो तांबे के तार के बने होते हैं। उसके बाद तीसरा होता है रोटर या आर्मेचर। रोटर और आर्मेचर दोनों एक ही कार्य करते हैं। इसका कार्य होता है कि जनरेटर के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, उस फ्लक्स को क्या करता है, काटता है। फ्लक्स काटने के बाद ईएमएफ में परिवर्तित करता है। इस कार्य के लिए आर्मेचर के अंदर हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद ये इसके द्वारा जो फ्लक्स कटता है, उसमें तांबे का जो तार होता है, उस तार के द्वारा जो फ्लक्स कटेगा वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर जो है सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का कार्य क्या है, सॉफ्ट जनरेटर के मध्य में लगा होता है, जिसको स्थापित करने के लिए दोनों तरफ से इंड प्लेट में, देखिए यहाँ पर इंड प्लेट दिया हुआ है, इंड प्लेट में बेरिंग स्थापित की जाती है। बेरिंग के स्थान पर बुश भी लगा हुआ होता है, लेकिन मैक्सिमम बेरिंग ही कार्य उसमें स्थापित किया जाता है। तो इंड प्लेट में बेरिंग की सहायता से इस शाफ्ट को उसमें कसा जाता है, और इस शाफ्ट के ऊपर हमारा आर्मेचर, कम्यूटेटर और कूलिंग फैन, ये तीनों स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या कार्य करता है, यही जो है हमारा जनरेटर का मुख्य भाग जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जिसलिए इसको हम डीसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में दिक् परिवर्तक कहा जाता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक, इसका कार्य ये होता है कि जो जनरेटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होते हैं वो अल्टरनेटिव प्रकार के होते हैं। वो जब इसके पास पहुंचता है तो ये क्या करता है, कम्यूटेटर उसको डीसी में परिवर्तित करके कार्बन ब्रश के सहायता से वो बाहरी परिपथ को सप्लाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ लेमिनेटेड कोर। ये लेमिनेटेड कोर क्या होता है, जैसे हम पोल शू को बनाते हैं या फील्ड पोल को बनाते हैं, पोल शू और फील्ड पोल दोनों एक ही कार्य करते हैं। तो ये पत्ती को क्या करते हैं, एक साथ एक प्रेशर के द्वारा आपस में सटा करके इस लेमिनेटेड कोर के द्वारा पोल शू या आर्मेचर को तैयार किया जाता है। ये पोल इसको इसलिए किया जाता है, लेमिनेटेड कोर के द्वारा इसलिए बनाया जाता है कि उसके अंदर जो 2 लॉस बताए थे अगले वीडियो में, जो हमारा पहला लॉस क्या होता है, ईडी करेंट लॉस। ईडी करेंट लॉस, और दूसरा बताए थे हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसमें जो ईडी करेंट लॉस होता है, यानी भंवर धारा जो लॉस होते हैं, जो क्या होता है कि पत्ती गर्म होने के कारण अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो ये पत्ती को इसलिए लेमिनेटेड करके बनाया जाता है कि उसके अंदर क्या हो, एयर गैपिंग बना रहे। एयर गैपिंग बनने के कारण क्या होता है, पत्ती अधिक से अधिक मात्रा में गर्म नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारा भंवर धारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। उत्पन्न तो होता है लेकिन कम मात्रा में उत्पन्न होता है। उसके बाद ये है हमारा 7वां नंबर कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्या कार्य करता है, जनरेटर के में जो इसको स्थापित करते हैं, तो कम्यूटेटर के विपरीत भाग में
इन प्लेट जो लगा होता है उसके पास इस कूलिंग फैन को स्थापित किया जाता है। ये कूलिंग फैन भी शाफ्ट पर स्थापित किए जाते हैं और इसका कार्य है कि उसके अंदर जो पोल सुपर वाइंडिंग किया हुआ है या आर्मेचर का वाइंडिंग है, कम्यूटेटर है, इस सबको क्या करता है, वो शीतलन प्रदान करता है, यानी कि उसको गर्म नहीं होने देता है। गर्म होने नहीं देने के कारण ये है, जब भी गर्म होता है तो उसके अंदर जो प्रतिरोधकता का मान जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि ये धातु का नेचर होता है कि जब जितना ही वो गर्म होगा उसका प्रतिरोध का मान बढ़ते जाता है। इसलिए उसके अंदर हम कूलिंग फैन को स्थापित करते हैं। और दूसरे अगर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या करता है कि उसके अंदर जो वार्निश डाला हुआ होता है या उसके ऊपर जो इनामलेट का लेप होता है उसको गलने से सुरक्षित रखता है। बेरिंग के बारे में तो मैंने बता दिया, ये शाफ्ट को घुमाने के लिए कार्य होता है। इन प्लेट जो जनरेटर के बॉडी के दोनों तरफ से प्लेट होते हैं बंद करने वाले ढक्कन, उसको हम इंड प्लेट के नाम से जानते हैं। अगला है ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर का क्या है, ब्रश होल्डर कम्यूटेटर के दोनों साइड में स्थापित किए जाते हैं। कम्यूटेटर के दोनों साइड में स्थापित किए जाते हैं जिसमें हम कार्बन ब्रश को स्थापित करते हैं। इसके अंदर एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है जो एक निश्चित दाब पर ब्रश को कम्यूटेटर के संपर्क में रखता है। कम्यूटेटर के संपर्क में रखता है और ये कार्बन ब्रश उसके साथ स्पर्श करता है, जिसके द्वारा हमारे इस कार्बन ब्रश के द्वारा हमारा विद्युत धारा बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, अब इसमें से कार्बन ब्रश के द्वारा हम कैसे बाहर विद्युत को निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर ये कार्बन ब्रश जो होता है इसमें इस प्रकार का बना हुआ ब्रश होता है और एक तरफ से इसका सिरा इससे बाहर की ओर निकला होता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कार्बन ब्रश, और ये जो बाहर की ओर निकला हुआ है भाग होता है इसको हम पिग टेल के नाम से जानते हैं। पिग टेल यानी कि ये एक टर्मिनल का कार्य करता है। इसमें से क्या होता है, विद्युत बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, और ये बाहरी टर्मिनल बॉक्स पर ये विद्युत सप्लाई देता है। ठीक है, अगला हमारा है आर्मेचर वाइंडिंग और एक है फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य जो होता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर यानी आर्मेचर जो हमारा इस प्रकार से सिलिंड्रिकल आकार का बना हुआ होता है और इसके अंदर जो होता है अनेकों खांचे कटे होते हैं। इस प्रकार से अनेकों खांचे कटे होते हैं। ठीक है, इस खांचे में क्या होता है, हम इसमें वाइंडिंग का मतलब होता है कुंडली को स्थापित करते हैं। वाइंडिंग को स्थापित करते जो तांबे के तार के बने होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेटों के हिसाब से इसके अंदर हम तार को स्थापित करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। यही जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो तार लगा हुआ होता है तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या करता है, फ्लक्स को काटने के बाद ईएमएफ में परिवर्तित होता है। तो ईएमएफ में परिवर्तित होकर कहाँ एकत्रित होता है, तो इस चालक में जो एकत्रित होता है वो हमारा कम्यूटेटर ब्रश यहाँ पर ये आर्मेचर का जो भाग होता है जिसमें हम आपको दिखाए थे कि ये छोटा छोटा सेगमेंट बने होते हैं, तो इस सेगमेंट के साथ में ये संयोजित होता है और ये सेगमेंट से क्या होता है, हमारा बाहर की ओर आगे बढ़ करके कम्यूटेटर के साथ मिला हुआ होता है। और कम्यूटेटर में ये सप्लाई जाने के बाद इसके ऊपर जो हमारा क्या होता है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं और इस दोनों कार्बन ब्रश के द्वारा विद्युत सप्लाई जो होता है हमारा कहाँ पहुंचता है, एक टर्मिनल बॉक्स में पहुंचता है। जो टर्मिनल बॉक्स के बारे में पहले भी बता चुका है, जिसमें 6 टर्मिनल होते हैं। तो इस 6 टर्मिनल में 4 टर्मिनल को हम क्या करते हैं, एक डायोड ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं। इस डायोड ब्रिज से जोड़ने के बाद और 2 टर्मिनल से हमारा क्या होता है, ये सप्लाई बाहर की ओर निकलती है। डायोड ब्रिज का कार्य क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना।
ठीक है। और यहाँ से जो निकलेगा सप्लाई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जोड़ करके, और यहाँ से आउटपुट होता है, आउटपुट धारा निकलता है। तो ये हमारा हुआ फील्ड वाइंडिंग के बारे में। आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और यही दूसरा जो है 13 नंबर फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग जो होता है, हम बताए थे अगले दिन कि इसको हम क्या करते हैं, एक पोल सुपर स्थापित करते हैं। इसके ऊपर जो वाइंडिंग होता है ये हमारा पोल सुपर, इसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। यानी कि ये जो फील्ड में वाइंडिंग स्थापित हुआ उसको फील्ड वाइंडिंग, जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग स्थापित होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग हो गया। फील्ड वाइंडिंग के बाद एक भाग उसका होता है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म्स का क्या अर्थ क्या है कि जब जनरेटर के अंदर स्पार्किंग होता है तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए उसको हम घुमाते हैं। घुमाने के बाद यानी कि एक प्रीसेट का कार्य करता है। उसको घुमाने के बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार से रॉकर आर्म जो होता है इसमें अंदर जो अक्ष होता है तो उसमें दो प्रकार के अक्ष होते हैं, एक जीएनए और एक एमएनए। जीएनए और एमएनए, ये दो प्रकार के रेखाएं उत्पन्न होती है। तो जब ये रॉकर आर्म में जो ये दोनों रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है ये आपस में एक ही पर स्थापित होते हैं। अगर ये इधर से उधर घिसक जाते हैं तो क्या होता है, रॉकर आर्म। तो जीएनए और एमएनए दो भाग होते हैं। जीएनए पर एमएनए एक साथ स्थापित होता है। जब तक ये दोनों एक ही अक्ष पर स्थापित होते हैं तो जनरेटर के कार्बन ब्रश के ऊपर क्या होता है, स्पार्किंग क्रिया नहीं उत्पन्न होती है। स्पार्किंग क्रिया का मतलब होता है कि कभी कभी जनरेटर के कार्बन ब्रश जो कम्यूटेटर पर लगे होते हैं वहां पर क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। जब ये रॉकर आर्म्स में ये जीएनए और एमएनए दोनों अलग अलग घिसक जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें ये स्पार्किंग क्रिया बढ़ जाती है। तो इसको स्पार्किंग क्रिया को कम करने के लिए रॉकर आर्म के सहायता से जीएनए को एमएनए पर स्थापित किया जाता है। अब जीएनए क्या है और एमएनए क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जीएनए और एमएनए क्या है, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कठिनाई हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप इसको प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, मैं इसको सोल्यूशन अवश्य दूंगा। ठीक है। तो जीएनए क्या है, जीएनए और दूसरा है एमएनए। ठीक है। ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, अक्ष होता है। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी इसको कहते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। और ये जो होता है एमएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी ज्यामितीय उदासीन अक्ष और चुंबकीय उदासीन अक्ष। ये दोनों अक्ष जो है रॉकर आर्म में क्या होता है, एक ही पर स्थापित होते हैं और ये दोनों इधर से उधर घिसक जाते हैं जिसके कारण हमारे जनरेटर में स्पार्किंग क्रिया उत्पन्न होने लगती है।